हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीबी लॉ अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान अधिनियम 1872। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बने रहिए आज के इस वीडियो में अंत तक। तो अगर आप जो है चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो वो जो है आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज जो है डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान अधिनियम 1872 यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये जो हमारा भारतीय संविधान अधिनियम 1872 है ये सन जो 1872 है उसका जो है अधिनियम संख्या 9 है। तो और ये जो है फर्स्ट सितंबर 1872 को जो है इफेक्ट में आया था, यानी कि लागू हुआ था। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न्स लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। तो हमारा जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 है ये उन विधियों को जो है गवर्न करता है जो कि संविदा यानी कि जो समझौते होते हैं या संविदा बोलते हैं, यानी कि करार, उनसे उन विधियों से जो है ये संबंधित होता है और उनको जो है शासित करता है। तो द एक्ट वॉज पास बाय द ब्रिटिश इंडिया एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। तो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये जो है ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, यानी कि जो ब्रिटिश शासन था उसके द्वारा पास किया गया था, यानी कि पारित किया गया था। एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये इंग्लिश लॉ कॉमन लॉ के सिद्धांतों पर आधारित है। तो दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो हमारा भारतीय संविधान अधिनियम 1872 है ये संपूर्ण भारत पर जो है शासित होता है, यानी कि लागू होता है। और साथ ही साथ जो है इसके अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर राज्य भी आते हैं। एंड दिस द एक्ट कैम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872 एंड अप्लाई टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। तो ये जो हमारा एक्ट है यानी कि भारतीय संविधान अधिनियम ये जो है 1 सितंबर 1872 से जो है लागू हुआ था, यानी कि इफेक्ट में आया था। एंड अप्लाई टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया, और ये जो है उन सभी संविधाओं पर जो है अप्लाई होता है जो कि भारत में की जाती हैं। तो आई थिंक आप जो है इसे समझ रहे होंगे। तो बढ़ेंगे हम अब इसके नेक्स्ट। तो अब जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में जानेंगे जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन की गई हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है प्रपोजल, यानी कि प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 का जो सबसेक्शन ए है उसमें डिफाइन किया गया है। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that others to such act or abstinence, he is said to make a प्रपोजल। तो जब कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे पक्षकार के समक्ष अपने कोई भी भाव जो है इस दृष्टि से रखता है कि वह जो दूसरा व्यक्ति उसके सामने खड़ा है उसको जो है उस कार्य को करने या फिर ना करने के लिए जो है अपनी एसेंट दे। तो अगर कोई व्यक्ति जो है इस उद्देश्य से किसी दूसरों के समक्ष जो है अपने व्यू यानी कि अपने जो वर्ड्स हैं उनको रखता है तो हम कहेंगे कि वो जो है प्रपोजल कर रहा है, यानी कि प्रस्तावना कर रहा है। इसको जो है हम ऑफर भी बोलते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन वो सेक्शन 2A में दी गई है। तो अब हम इसके बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, यानी कि एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति। तो स्वीकृति क्या है? तो स्वीकृति की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 का सब क्लॉज B में दी गई है। तो when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise, and person making the proposal is called the promiser and the person accepting the proposal is called the promisee. तो जब कोई व्यक्ति जो है दूसरे पक्षकार के समक्ष अपनी जो वर्ड है यानी कि अपना जो ऑफर है प्रस्ताव रखता है, अगर वह जो है दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको स्वीकार कर लेता है, यानी कि दूसरा व्यक्ति जो है उसकी जो बातें हैं उनको जो है स्वीकार कर लेता है, तब हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने जो है अपनी स्वीकृति दे दी है। और जब वह जो है जो पक्षकार अपना जो वचन रखता है उसको जो है वचन रखता है वह जो है प्रॉमिसर कहलाता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति वचनों को जो है स्वीकृत करता है यानी कि अपनी एसेंट देता है उसको जो है प्रॉमिसी बोलेंगे। तो पढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन, यानी कि एग्रीमेंट, जिसकी जो कि सेक्शन 2 का सब क्लॉज E में दी गई है। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो अगर कोई भी वचनों का समूह या फिर वचनों का समूह
कोई भी वचन या फिर वचनों का समूह जो है अगर एक दूसरे के लिए जो है पैसिफल जो है क्रिएट करता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष जो है अपनी वचन रख रहा है या फिर कोई वचनों का समूह रख रहा है जिससे कि उन दोनों पक्षकारों का जो है फ़ायदा हो, यानी कि उन दोनों को प्रतिफल मिले, तो हम कह सकते हैं कि उन दोनों की भी जो है एग्रीमेंट हुआ है। तो इन सिंपल वर्ड्स एग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब एग्रीमेंट बनाने के लिए जो है कौन कौन से जो तथ्य हैं वो आवश्यक हैं। सबसे पहले उन दोनों के बीच जो है ऑफर होना चाहिए एंड साथ ही साथ जो है दूसरा व्यक्ति जो है उसकी जो है एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट डेफिनेशन पे। वाइड एग्रीमेंट जो कि सेक्शन 2 का सब क्लॉज जी में दी गई है। तो एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड। तो जब कोई भी करार यानी कि कोई भी जो एग्रीमेंट है अगर वो जो है लॉ के द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो यानी कि विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि वह जो है वह जो संविदा है वो वॉइड होगी यानी कि शून्य होगी। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2H में डिफाइन की गई है। तो इसके अनुसार जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है वो क्या है। तो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कोई भी जो करार है अगर वह जो है विधि द्वारा परिवर्तनीय हो तो हम कह सकते हैं कि वह जो है संविदा है। तो इन सिंपल वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो है एग्रीमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ जो है उसे विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए यानी कि उसको एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ at the option of one or more the parties thereto but not at the option of the other or others। तो जब कोई जो संविदा है यानी कि कोई भी करार जो है अगर पार्टी पर निर्भर करे कि वह जो इसको स्वीकार कर सकती है या फिर जो है उसको मना कर सकती है यानी कि उसको अस्वीकार कर सकती है, तब जो है हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी करार जो है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि शून्य कर लिए संविदा होगी। तो अब हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो सभी करार हैं वो संविदा होते हैं यानी कि इज एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो नो एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी करार जो है संविदा नहीं होती है। एन एग्रीमेंट टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइट टू ए लीगल ऑब्लिगेशन यानी कि ड्यूटी। तो अगर कोई भी करार जो है अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट में जो है परिवर्तित होना है तो उसको जो है सबसे पहले लीगल ऑब्लिगेशन को जो है फुलफिल करना पड़ेगा यानी कि उसको जो है विधि के द्वारा परिवर्तनीय होना पड़ेगा, तभी जो है हम कह सकेंगे कि वह जो एग्रीमेंट है यानी कि करार है वो जो है संविदा है। यानी कि किसी भी करार संविदा को वैलिड होने के लिए जो है उसका लॉ द्वारा जो है परिवर्तनीय होना चाहिए। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो अब हम जानेंगे कि कोई भी जो करार है वो किस टाइप का हो सकता है यानी कि कितने प्रकार का हो सकता है। तो कोई भी करार जो है 2 प्रकार का हो सकता है यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, सोशल ऑब्लिगेशन को जो कि फुलफिल करता हो या फिर जो है जो लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करता हो, यानी कि जो सामाजिक रूप से जो है उसको स्वीकार्यता मिलती हो या फिर जो है उसे वैधानिक रूप से स्वीकार्यता मिलती हो। तो एन एग्रीमेंट गिविंग राइट टू सोशल ऑब्लिगेशन इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी जो करार है अगर वह जो है सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करता है यानी कि सोशल ऑब्लिगेशन के जरिए जो है वो राइज हुआ है यानी कि इफेक्ट में आया है, तो उसको जो है हम कह सकते हैं कि वह जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एंड नॉट कवर अंडर ICA यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो और ऐसे जो कि सोशल ऑब्लिगेशन को जो है फुलफिल करते हो उस प्रकार के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसको जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पर्सन टू गो टूगेदर टू द सिनेमा और फॉर द वॉक और फॉर अ डिनर इज एन एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर एंड नॉट कवर्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जब कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट करता है कि मैं जो है तुझे डिनर पे ले जाऊंगा घुमाने या फिर मैं तुझे वॉक पे घुमाने ले जाऊंगा या फिर मैं तुझे फिर सिनेमा ले जाऊंगा, तो इस प्रकार का अगर कोई भी व्यक्ति जो है करार करता है तो चूंकि ये जो है लीगल ऑब्लिगेशन को जो है फुलफिल नहीं करता है यानी कि सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का कोई भी जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज आल्सो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो घरेलू जो समझौते होते हैं यानी कि करार होते हैं तो उस प्रकार के भी करार जो है जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच किए जाते हैं वो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाए जाते हैं। तो अब जानेंगे कि लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने वाले एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट गिविंग राइट टू लीगल ऑब्लिगेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी करार जो कि लीगल ऑब्लिगेशन को जो है
फुलफिल करते हो यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन के जरिए बनाए जाते हैं, तो उस प्रकार के जो करार हैं वो संविदा कहलाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो है इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 के 72 के अधीन जो है स्वीकार्य होते हैं यानी कि मान्य होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो सभी करार हैं वो संविदा नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो सभी संविदा है वो करार हो सकती हैं। तो आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। और साथ ही साथ जो है आपका वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।